सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्राकल्पनाओं के स्रोत और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में। किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है या पूर्व चिंतन कर लेता है। यह पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान ही प्राकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम इसका उदाहरण लें तो भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं और इस समस्या के कार्य कारण संबंधों के बारे में हम सामान्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। ये जो हमारा कथन है, ये कथन हमारे अध्ययन की प्राकल्पना कहलाती है। प्राकल्पना निर्माण का उद्देश्य विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना है। उसे अनिश्चय के अंधकार में भटकने से प्राकल्पना रोकती है। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की उपयोगिता को दर्शाते हुए समाजशास्त्री कोहेन तथा नागेल लिखते हैं, किसी भी गवेषणा में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उनको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण अथवा समाधान से प्रारंभ न करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा हमें सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब वे प्रस्तावों के रूप में सूत्रबद्ध कर दिए जाते हैं तो उन्हें हम प्राकल्पना कहते हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्री गुडे एवं हॉट ने भी लिखा है, प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। प्राकल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संभव नहीं है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्राकल्पनाएं सिद्धांतों के क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे कथन हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। कोई भी प्राकल्पना दो या अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। प्राकल्पना एक तीक्ष्ण अनुमान है जिसका प्रतिपादन तथा अस्थायी स्वीकृति अवलोकित तथ्यों अथवा दशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों में वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में प्राकल्पना का निर्माण अति आवश्यक है। यह सफल अनुसंधान की एक आवश्यक शर्त है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है और यह पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान ही प्राकल्पना, उपकल्पना या परिकल्पना कहलाता है, जो हमें अनुसंधान की दिशा प्रदान करती है। अब हम चर्चा करते हैं प्राकल्पना की परिभाषाओं के बारे में जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी है। गुडे एवं हॉट के अनुसार अगर हम चर्चा करें तो उनकी जो पुस्तक है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, उसमें उन्होंने अपनी ये परिभाषा दी है और परिभाषा इस प्रकार से है, प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। ये परिभाषा है गुडे एवं हॉट की। दूसरी परिभाषा है पीवी यंग के अनुसार और उनकी पुस्तक का नाम है साइंटिफिक सोशियल सर्वे एवं रिसर्च, जिसमें उन्होंने अपनी यह परिभाषा दी है।
परिभाषा इस प्रकार से है, एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। और भी बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इस तथ्य या अवधारणा प्राकल्पना की परिभाषा दी है। जैसे मान लीजिए लुंडबर्ग है, उन्होंने कहा है प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। इसी प्रकार से बोगार्डस के अनुसार एक प्राकल्पना एक प्रतिस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है। तो ये विभिन्न समाजशास्त्री हैं जिन्होंने प्राकल्पना की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अनुमान या प्रतिस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान करती है। प्राकल्पना की तुलना हम उस ध्रुव तारे से कर सकते हैं जो अध्ययनकर्ता को मार्गदर्शन करती है, उसे सही दिशा बताती है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषाओं से यह समझ सकते हैं कि प्राकल्पना एक दिशा निर्देश है जो हमें यह बताती है कि अनुसंधान के क्षेत्र में हमें किस दिशा में जाना है। अब हम चर्चा करते हैं प्राकल्पना की विशेषताओं के बारे में। जो विभिन्न विशेषताएं प्राकल्पना की दी गई हैं उनके बारे में। जो एक अच्छी प्राकल्पना है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं। प्राकल्पना केवल ख्याली पुलाव अथवा मीठे सपने नहीं होने चाहिए, वरन अनुसंधान के क्षेत्र में हमें सही तथ्य प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए जिन विशेषताओं का हमें ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली है स्पष्टता। प्राकल्पनाएं दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से तथा दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ तथा विचार स्पष्ट और भ्रम रहित होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या की जानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सकें। प्राकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर निर्भर करती है। जो शब्द हमने प्राकल्पनाओं में काम लिए हैं उसकी भाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संबंधित विषय का ज्ञान रखे यह अनिवार्य नहीं है। हम समाज में रहने वाले मानव से अनुसंधान करने जा रहे हैं, तो उस मानव की सोच के अनुसार हमें प्राकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है प्रयोग सिद्धता। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिकता अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें अच्छे और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राकल्पनाएं वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं जैसे दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है, जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती है। इसलिए जब भी हम प्राकल्पना का निर्माण करें, प्राकल्पनाएं वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच योग्य होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है विशिष्टता। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है।
एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं, जो हमें तथ्यों के संकलन और शोध को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करें। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित जो प्राकल्पना होती है उसे हम विशिष्टता लिए हुए प्राकल्पना कहते हैं, और ये प्राकल्पनाएं अध्ययन के लिए उपयोगी होती हैं, विशिष्ट होती हैं, और प्राकल्पनाओं को जहाँ तक संभव हो हमें छोटा बनाना चाहिए। चौथा हमारा बिंदु है उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती हैं जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां उपलब्ध न हों। इस संबंध में गुडे एवं हॉट ने लिखा है, जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता कि उसकी प्राकल्पनाओं की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। अतः स्पष्ट है कि प्राकल्पनाएं प्रचलित प्रविधियों की पहुंच में हों, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम प्राकल्पनाओं की जांच के लिए नवीन प्रविधियों का निर्माण नहीं कर सकते। वर्तमान में विभिन्न समस्याओं एवं प्राकल्पनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों ने अनेक प्रविधियों को जन्म दिया है। तात्पर्य यह है कि जब भी अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना का निर्माण करे, उससे पूर्व उसके पास पूर्व परीक्षण होना चाहिए कि किस प्रकार से वह प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। जो प्रविधियां उसको अपने अध्ययन में क्या काम में लेनी है, उन प्रविधियों से संबंधित ज्ञान उसके पास होना चाहिए। पांचवी हमारी प्राकल्पना है सिद्धांत समूह से संबंधित। जो हम विशेषताएं पर चर्चा कर रहे हैं उसमें पांचवी विशेषता है सिद्धांत समूह से संबंधित। समाजशास्त्री गुडे एवं हॉट कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं। उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबंध नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होता है। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। आगे उन्होंने लिखा है, एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है जब वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूहों पर पूर्णतया लागू हो। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं। विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर विज्ञान के विकास के लिए हम इन प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं करेंगे तो सिद्धांत निर्माण भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अनुसंधान करना का प्रयत्न यह रहना चाहिए कि प्राकल्पनाएं और सिद्धांत दोनों एक दूसरे पर निर्भर हों, क्योंकि विज्ञान के विकास के लिए यह अनिवार्य है। अगला हमारा बिंदु है सरलता। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। समाजशास्त्री यंग का मत है कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है और सूझबूझ रखता है, वह प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। उन्होंने लिखा है, सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। सरलता का यह अर्थ नहीं है कि प्राकल्पनाएं सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हों,
बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं भी अनुसंधान के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो जो हमारी प्रविधियां हैं, जो हमारा अनुसंधान का विषय है, जो हमें सिद्धांत निर्माण करना है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से हमने जो चर्चा की है, उस चर्चा में ये जो विशेषताएं हैं, ये एक अच्छी प्राकल्पना में पाई जाती हैं। सबसे पहला स्पष्टता, दूसरा प्रयोग सिद्धता, तीसरा विशिष्टता, चौथा उपलब्ध प्रविधियों से संबंध, पांचवा सिद्धांत समूह से संबंधित और छठा है सरलता। इन सब विशेषताओं का ध्यान रखते हुए अगर हम प्राकल्पना का निर्माण करते हैं तो वह अनुसंधान में और सिद्धांत निर्माण में हमें बहुत अधिक सहायता पहुंचाती है, हमें दिशा प्रदान करती है कि अनुसंधान में आपको किस दिशा की ओर अग्रसर होना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।